हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम विलियम शेक्सपियर का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 77 से शुरू करेंगे। और इस उम्मीद के साथ आपके सामने आए हैं कि ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन, ये आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हेलो, आई एम नूर आलम. I welcome you to my YouTube channel English with English. Let's start our journey with the question number 77. Frailty, thy name is woman is a famous line from the play. Frailty, thy name is woman, ये जो कहा है वो हेमलेट ने ही कहा है, और हेमलेट प्ले में कहा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। 4 जो महान ट्रेजेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की, उनमें से ये एक है। थोड़ा और क्या जान सकते हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। हेमलेट, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस प्ले हेमलेट, अटर्स दिस फेमस फ्रेज, इस फेमस प्रसिद्ध फ्रेज को अटर्स कहता है। फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वोमेन इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड। ठीक है, ये भी चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। इन फैक्ट ही इज़ रिकॉलिंग द ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑफ हिज मदर एंड डिजीज्ड फादर। और ये कब कहता है? जब वो अपनी माता और अपने पिता की ब्यूटीफुल मोमेंट्स, खूबसूरत पलों को याद कर रहा होता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। ये हैं हमारे डॉक्टर जॉनसन, और उन्होंने तर्क क्या दिया था वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। ये तर्क ये देते हैं कि जब शेक्सपियर कॉमेडीज़ लिखते थे तो उसमें एक नेचुरल फ़्लो दिखाई देता था। ये जो उन्होंने लिखी है उसमें एक नेचुरल फ़्लो दिखाई देता है, लेकिन जो ट्रेजेडीज़ हैं वो उस नेचुरल फ़्लो से खाली है। या ऐसा कहें कि वो कहते थे कि जब ये कॉमेडीज़ लिखते थे तो लगता था कि शेक्सपियर कॉमेडीज़ के लिए ही बने हैं, ना कि ट्रेजेडीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहा है आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। शेक्सपियर के किस प्ले में ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट किया गया है? ये भी जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या है? हेमलेट। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि व्हेन अ सन हैज़ सम illicit desires about his own mother, that is called ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ये यूज़ किसने किया था सबसे पहले? ये सिगमंड फ्राइड ने यूज़ किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ नॉट अ फूल इन शेक्सपियर्स प्लेज। इन 5 ऑप्शंस में से जो कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं उनमें से फूल कौन नहीं है, ये बताना है। तो जो देखिए पहला ही है ना, पहला है हमारा जैक्स, एज यू लाइक इट का जो कौन है? हीरो है। हीरो नहीं, सॉरी, ये कैरेक्टर है जो कि एक ड्यूक है और किंग के प्रति बहुत वफादार है। लेकिन ये कोई क्लाउन या फूल नहीं है, बल्कि ये एक मेलानकली पर्सन है जो हमेशा दुखी रहता है। तो इसका जो आंसर है वो जैक्स है। अब ये देखिए जो 4 हैं इनको आप याद रख सकते हैं कि कौन सा फूल किस प्ले में शेक्सपियर ने दिखाया है। ट्रिंक्यूलो है हमारा द टेम्पेस्ट में, द ग्रेव डिगर्स हेमलेट में है, टचस्टोन एज यू लाइक इट में है, और फेस्ट जो है वो 12th नाइट में है। चलिए जैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ही इज़ नॉट अ फूल। जैक्स, ही इज़ नॉट अ फूल, ही इज़ नोन एज द मेलानकली जैक्स। उसे मेलानकली यानी दुखी जैक्स के नाम से जाना जाता है। ये जैक्स इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। जैक जो है वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है शेक्सपियर, और यहाँ पर अपन को एस लगाना पड़ेगा, कैरेक्टर्स होगा। अ फेथफुल लॉर्ड टू ड्यूक सीनियर। लॉर्ड है ये, अपन ने ड्यूक बोला था, इसको लॉर्ड है, और ये ड्यूक सीनियर का बड़ा वफादार है। अच्छा, इसमें एक और इसकी ख़ास बात क्या है कि जैक्स हैज़ एन exaggeratedly melancholy disposition and a devoted though clinical observer of the world that surrounds him। यानी इसको ये समझिए कि
बहुत ज़्यादा मेलानकली से भरा हुआ है और जो भी चीज़ देखता है उसको देख करके निराश हो जाता है। यानी इसके लिए अगर आप चाहें कि वन वर्ड बताइए तो वो क्या होगा, पेसिमिस्ट, निराशावादी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनेट नंबर 130 ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दिस लाइन। शेक्सपियर की सोनेट नंबर 130 इन लाइनों से शुरू होती है। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, ऑफन डब्ड आई स्पूफ द सोनेट। तो ये कह रहे हैं कि सोनेट में क्या बताना है वो तो क्लियर करिए। दिस सोनेट, अच्छा ये जो आगे ब्लैंक है इसको अपन को फिल करना है। चलिए देखते हैं। सोनेट 130 वाज रिटन इन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर। ठीक है, दो मोस्ट लाइकली रिटन इन 1590, 1590 के आसपास लिखी गई है। लाइक मैनी अदर सोनेट्स फ्रॉम द सेम पीरियड ही पैराडाइज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। हिज पोएम रेसल्स विद ब्यूटी लव एंड डिज़ायर। इसका जो आंसर है वो बी है। पहले देख लेते हैं कि बी में दिया क्या है। बी में हमारा दिया है पैरोडीज द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स बोथ इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। करें कि इस 130 सोनेट में शेक्सपियर ने एलिजाबेथन के समय जो सोनेट चलती थी, लव सोनेट्स जो चलती थी, उनका हूबहू कंटेंट लाने की कोशिश करी और स्ट्रक्चर भी उसने वही रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 है हमारा। इन द 12th नाइट मलवोलियो रीड्स अलाउड व्हाइल एलोन मारियाज फोर्ज्ड लेटर। जब मेलवोलियो अकेले होता है तो वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है मारिया के फोर्ज्ड, मतलब उसमें छेड़खानी किए हुए पत्र को, कुछ बदल दिया गया हो लिखावट में। जैसे अब 3 इडियट को यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं कि थोड़ा से चेंजमेंट में क्या हो सकता है। ही इज़ अटरली इग्नोर अदर कैरेक्टर्स। वो जानबूझकर इग्नोर करता है दूसरे कैरेक्टर्स को और यहाँ तक कि ऑडियंस को भी। हु वुड एक्चुअली इंगेज इन सम काइंड ऑफ डायलॉग, जो किसी दूसरे डायलॉग में व्यस्त हैं विथ हिम, उसके साथ में। तो ये क्या है? दिस गिव्स राइज टू सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, मतलब जानबूझ करके जो आयरनी की जाए वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स सोलोलिकीज आर डिफाइंड एज, फिर से हमें यहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है, यहाँ अपने को फिल करना है। अलोक्यूशन डोमिनेटिंग द स्टेज, उनकी एक डोमिनेटिंग प्रवृत्ति है जो स्टेज पर छा जाती हैं। एंड द अटेंशन डिलीवर्ड बाय अ स्पीकर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज, और स्पीकर जो है वो अटेंशन डिलीवर करता है जो अकेले होता है उस स्टेज पर। तो इस को आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शन टू दिस डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है सोलोलिकीज की शेक्सपियर की, इनमें एक्सेप्शन इनमें से कोई है वो अपने को क्या करना है, छांट के इनको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा एक्सेप्शन है। सी नंबर है। हेमलेट जो बोलता है कि नाउ माइट आई डू इट पैट, तो ये जो सोलोलिकी है हेमलेट की, ये इस डेफिनेशन से बाहर है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी को इग्नोर कर रहा हो। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज। ये अच्छा क्वेश्चन है। करें कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, उस बात को, तत्व को इसमें से आइडेंटिफाई करिए फ्रॉम द ऑप्शंस, ऑप्शन में से, दैट मेक्स हेमलेट सुपीरियर, जो हेमलेट को और सुपीरियर बनाते हैं एलिजाबेथन रिवेंज प्लेज, एलिजाबेथ युग के रिवेंज प्लेज से। तो वो क्या है? वो ये बात है कि आपने एक चीज़ इसमें बार बार सुनी होगी कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है। तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है? हेमलेट है। यानी जो हेमलेट हीरो है हेमलेट प्ले में, वो कुछ भी काम करने से पहले उसके मोरल एस्पेक्ट को, उसके सोशल एस्पेक्ट को जांचता परखता है ना। तो उस जांचने परखने में वो थोड़ा सा अवेयरनेस को अपने अंदर रखता है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। तो यही बात थी, यहाँ तक कि वो अपनी इस अवेयरनेस को उस समय भी नहीं छिपा पाया
जबकि खुद उसका पिता भूत बन करके उसको बताता है आकर के कि क्लॉडियस ने मेरी जान ली है, और जान लेने के बाद वो खुद राजा बन गया है। तो उस समय भी वो सोचता है कि क्योंकि सैटर्न के पास ऐसा पावर है कि वो किसी के भी रूप में आकर के भड़का सकता है, तो पहले उसने सोचा कि मैं इसकी खुद जांच करूंगा, इसकी पड़ताल करूंगा, तब मानूंगा ये बात। तो जो ये ऑप्शन है इसका, अवेयरनेस ऑफ मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ रिवेंज, की बदला लेने में जो नैतिकता है उससे वो अवेयर था कि नैतिकता में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 85 में दिया हुआ है हमारा, हु स्पीक्स, कौन बोलता है, द फॉलोइंग लाइन इन हेमलेट। समथिंग इज़ रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क राज्य में ज़रूर कुछ ना कुछ सड़ा गला है या बेकार का है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ये जिसने माहौल को, वातावरण को ख़राब कर रखा, कुछ तो है ऐसा। तो ये कौन बोलता है, मार्सिलस बोलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु पॉजिटेड दिस व्यू, उस क्रिटिक का नाम बताइए या उसको आइडेंटिफाई करिए जिसने ये व्यू दिया है। द लेविटी ऑफ हेमलेट, हिज रेपुटेशन ऑफ फ्रेज, हिज puns are not part of a deliberate of dissimulation but a form of emotional relief। कह रहे हैं कि वो जो भी पागल होने का कुछ जो भी नाटक कर रहा है या जो कुछ भी है, तो असल में कुछ और नहीं है, बल्कि वो उसका थोड़ा सा भावात्मक रूप से आराम देने के लिए उसने ये सब किया। तो ये किसने कहा था, इलियट ने कहा था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको अपन। नेम द क्रिटिक, उस क्रिटिक का नाम बताइए, सेड दिस ऑफ शेक्सपियर, जिसने ये शेक्सपियर के बारे में कहा है। दोज हु अक्यूज हिम टू हैव वांटेड लर्निंग, वो लोग जो कहते हैं हिम मतलब शेक्सपियर को कि वांटेड लर्निंग, उसके अंदर ये वांट कमी वाला भी यहाँ ले सकते हैं, और अगर चाहने के सेंस में लेंगे तो ये कहें और ज़्यादा आवश्यकता थी। गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, ही वॉज नेचुरली लर्नड, तो गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, तो वो लोग जो ऐसा कहते हैं ना, वो उसे ग्रेटर कमेंडेशन यानी और बड़ी प्रशंसा देते हैं। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो इंजीनियर की डिग्री लिए हुए है, ठीक, और एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज को अच्छे से समझा हुआ है लेकिन कोई डिग्री या उसकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो तर्क के साथ उस इंजीनियर से बात करता है या उसके रखे गए फैक्ट्स को वो चैलेंज करता है। तो आप तारीफ़ इंजीनियर की नहीं करेंगे, चाहे वो उसको वो जीत जाए, तारीफ़ करेंगे उस व्यक्ति की जो बिना डिग्री के उससे तर्क वितर्क कर रहा है। तो यही अप्लाई होता है यहाँ पे कि वो लोग जो शेक्सपियर को कहते हैं ना कि उसमें लर्निंग या ज्ञान की कमी थी, तो वो और उसकी तारीफ़ करते हैं कि बिना डिग्री लिए यूनिवर्सिटी जाए कोई व्यक्ति ऐसे प्लेज़ को, ड्रामाज को कैसे लिख सकता है जो 500 सालों से 400 सालों से दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं। ख़ुद जो यूनिवर्सिटी नहीं गया उसकी किताबों को, प्लेज़ को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जो जॉन ड्राइडन है ये बात उन्होंने कही है। अच्छा, किस में कही है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में 1668 में, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है जो अपन ने बात करी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी जॉनरा, शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म, वो किस लिटरेरी फॉर्म से या जॉनरा से रिलेट करता है, संबंधित है। तो इसको अपन देख लेते हैं। ट्रेजी कॉमेडी कहा गया है इसको। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि इससे पहले जब 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, तो उसमें जो है उन्होंने इसको कॉमेडी कहा था, लेकिन कब कहा था कॉमेडी, 1623 में, ठीक है, लेकिन फिर इससे ट्रेजी कॉमेडी कहा गया है ना। बाद के जो क्रिटिक आए फिर उसने इसके बारे में
अलग राय दी है कि ये नहीं, कॉमेडी नहीं, ये ट्रेजी कॉमेडी है, तब से फिर इसको ट्रेजी कॉमेडी माना जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फिर बोर्ड ने भी माना है तो फिर अपने को वही मानना भी पड़ेगा। भाई क्रिटिक ने क्या कहा उससे फ़र्क कम है, बोर्ड ने क्या माना उससे फ़र्क ज़्यादा है, क्योंकि नंबर तो बोर्ड को देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। शेक्सपियर के प्रसिद्ध प्ले किंग लियर की डोमिनेंट थीम क्या थी? तो इसकी जो डोमिनेंट थीम है वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड है। कैसे साबित होगा ये साबित होगा कि जब आप किंग लियर के बेटियों के बारे में जानेंगे कि 3 बेटियां थीं, कॉर्डेलिया सबसे वफादार फेथफुल, और जो रीगन और गोंड्रिल थी, इन दोनों ने किंग लियर के साथ इनग्रेटिट्यूड से भरा हुआ बिहेवियर या उसके साथ सलूक किया था। ठीक है, क्योंकि कॉर्डेलिया ने, या ऐसा समझ लीजिए कि जब वो किंग लियर ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो कॉर्डेलिया ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि कोई भी बेटी जितना अपने पिता को चाहती है मैं भी उतना ही आपको चाहती हूँ। तो इस जवाब से किंग लियर खुश नहीं हुए और उसको बेदखल कर दिया अपनी पूरी जायदाद से या सल्तनत से। ठीक है, लेकिन जो गोंड्रिल और रीगन थी उन्होंने बड़े तारीफ़ के लंबे लंबे पुल बांधे। तो ये जो पुल बांधना था या उसकी तारीफ़ करना था और ये जताना था प्यार को, तो ये फ्लैटरी किंग लियर को पसंद आई, और पसंद होने की वजह से उसने अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट के आधी गोंड्रिल को और आधी रीगन को दे दी। लेकिन जब इनको जायदाद मिल गई तो फिर इन दोनों ने अपना खेल शुरू किया और इस पर जो है बात बात में ताने कसना कि आप इतने लोगों को क्यों रखते हैं अपने साथ, हमारे ख़ुद के नौकर हैं, हमारे घरों में वो आप क्या काम करेंगे, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये गोंड्रिल के यहाँ से वापस आते हैं कि नहीं मैं रीगन के यहाँ रहूँगा, तुम जो है बहुत ज़्यादा इनग्रेटिट्यूड से भरी हुई हो। तो जब रीगन के यहाँ आते हैं तो वो कहती है गोंड्रिल सही तो कह रही हैं। तो फिर ये वहाँ से इनका दिल पूरी तरह से चकनाचूर होता है और फिर बात समझ आती है कि जो इसकी डोमिनेंट थीम है, वो फिलियल इनग्रेटिट्यूड है। और लास्ट में कॉर्डेलिया ही इनकी मदद करती है आकर के, जो फ्रांस के राजा से शादी कर चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजिडी हेमलेट। हेमलेट में कौन सा कैरेक्टर नहीं है? वो देखिए, ऑफेलिया है, बिलवड है किसकी? हेमलेट की। पोलोनियस है, लियार्टिस का पिता है। क्लॉडियस है जो कि चाचा या अंकल कह सकते हैं हेमलेट का। कैशियो जो कैरेक्टर है वो हेमलेट में नहीं है, बल्कि कैशियो जो है वो ओथेलो का कैरेक्टर है। और ये ओथेलो में इसका क्या रोल है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इयागो जो कि पहले जनरल था, ठीक है, किसी कमी की वजह से या किसी और रीज़न से ओथेलो ने जो है इयागो की बजाय कैशियो को जनरल बना दिया। तो ये बात जब ओथेलो ने की है तो बस पूरी तरह से इयागो फिर ओथेलो को गिराने में, उसे मारने में, हराने में लग जाता है और फिर वो ओथेलो को डेस्डिमोना के ख़िलाफ़ भड़का के ओथेलो के हाथे डेस्डिमोना को मरवा देता है। अच्छा, दूसरी तरफ डेस्डिमोना के पिता से जाके कहता है कि जाओ देखो तुम्हारे सफ़ेद हिरन को जो है एक काला हिरन जंगल में टहला रहा है, उसको चारा खिला रहा है, इसी लैंग्वेज है उसकी। तो दोनों तरफ ये आग तभी लगती है जब वो ओथेलो कैशियो को इयागो की बजाय जनरल बना देता है। चलिए बात क्लियर हो गई, आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। देखिए ये कल भी हमने या पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो शेक्सपियर के लास्ट प्लेज हैं उनमें से 3 दे दिए जाते हैं और कोई एक नया या बीच के समय का प्ले दे दिया था और उसमें उसको छांटने को बोलता है। तो उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन भी लास्ट फेज़ का है, द विंटर्स टेल भी लास्ट फेज़ का ही है। ये जो मच एडो अबाउट नथिंग है ये लास्ट फेज़ से संबंधित नहीं है, बल्कि ये 1598 और 99 को आया था, यानी बीच के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
विच ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज इन 3 पार्ट, कौन सा शेक्सपियर का प्ले 3 पार्ट में है, तो वो हेनरी 6 है। ठीक, ये तो हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा क्या जानना चाहिए अपने को, एक फैक्ट आपको बताते हैं हम कि हेनरी 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, अक्सर क्रिटिक्स या शेक्सपियर से संबंधित उस पर रिसर्च करने वाले जो लोग हैं वो इसको पहला प्ले मानते हैं। किसका, शेक्सपियर का ये पहला प्ले हो गया। और जो टेम्पेस्ट अभी हमने ऊपर बात करी है, ये जो द टेम्पेस्ट है, ये इसका स्वान सॉन्ग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, स्वान सॉन्ग। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग मतलब लास्ट वर्क कहलाता है कौन, द टेम्पेस्ट। और फर्स्ट वर्क कौन सा कहलाता है, हेनरी 6 पार्ट 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, शेक्सपियर की कुछ सोनेट के कलेक्शन को प्रिंट किया गया था किसके द्वारा, थॉमस थॉप के द्वारा। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु हुई कब हुई भाई, बताइए। आसान है ना, तो बता लेंगे अपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइड 95 व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड, तो वो क्या था भाई, न्यू प्लेस था। कब ख़रीदा था ये शेक्सपियर ने, 1597 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं। फैशन एंड फैट्स एफ कॉमन है, तो जो इसका आंसर है उसमें एल कॉमन है, लव्स लेवर्स लॉस्ट। ठीक है, फैशन एंड फेट्स की बात होगी तो उसका जो मॉकरी या सटायर जो था वो कौन था, लव्स लेवर्स लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। डेस्डिमोना की भी अपन ने बात करी थी ऊपर कि डेस्डिमोना को मार दिया जाता है किसके द्वारा, ओथेलो के द्वारा। क्यों मार दिया जाता है, क्योंकि इयागो उसको जो है अनफेथफुल प्रूव कर देता है ओथेलो के सामने, वो ऐसी थी नहीं जबकि, है ना। वो बताता है कि कैशियस और डेस्डिमोना का कुछ मामला चल रहा है, इस बात से वो भड़कता। फिर उसमें जो है हैंडकरचीफ का भी रोल है ना। काफ़ी स्टोरी है उसकी, आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। तो आंसर अपन ने नहीं डिस्कस किया इसका, ओथेलो से है ये। ठीक है, हीरोइन है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, ज़िंदगी जो है बस एक वो चलती फिरती परछाई है दोस्त। इट इज़ अ टेल, और ये एक स्टोरी है टोल्ड बाय एन इडियट, जिसे एक इडियट ने बताया है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें उतार चढ़ाव और सुख दुख बस लगे रहते हैं। सिग्निफाइंग नथिंग, है कुछ नहीं, कुछ समय की ज़िंदगी फिर चले जाना है। चलिए इसका आंसर होगा हमारा बी, एक्ट 5 सीन 5 मैकबेथ। कहता कौन है, खुद मैकबेथ कहता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मैकबेथ ने कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ कॉमेडी, कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है। देखिए, एज यू लाइक इट कॉमेडी है, 12th नाइट कॉमेडी है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये भी कॉमेडी है, लेकिन जो एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा है ये हमारा आंसर होगा। ये एक रोमन प्ले है। कौन सा प्ले है, रोमन प्ले। ठीक है, ये रोमन प्ले 3 है। कौन कौन से, जूलियस सीजर, कोरियोलेनस और एक एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। 3 रोमन प्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कौन सा हो गया हमारा 99। अब हम चलेंगे 100 की तरफ। 100 क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई, कि विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेवर लॉस्ट वाज अ फ्री अडाप्टेशन ऑफ। विलियम शेक्सपियर का लव्स लेवर लॉस्ट जो है फ्री अडाप्टेशन है किसका, एनाटमी ऑफ प्लॉटियस। ठीक है, चलिए एनाटमी ऑफ प्लॉटियस का ये क्या है, फ्री अडाप्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 101। हु एक्सक्लेम इन हिज सोनेट दैट अंडर द स्कारड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर। किसने कहा है, ढूंढते हैं, विलियम बेस ने। सामने ये खैर ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो विलियम बेस ने ये बात कही है कि अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन, अपनी खुद की इस कार्व्ड मार्बल
इस तराशे हुए संगमरमर के नीचे असलीब सो रहा है ब्रेव बहादुर ट्रेजेडियन शेक्सपियर, स्लीप अलोन, और वो अकेले सो रहा है। किसने कहा है? विलियम बेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। और किस में कहा है? ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, ये इनका एक पम्फलेट था, या ऐसे पम्फलेट ही है, पम्फलेट था, उसमें इन्होंने इनको ऐसा कहा था। लेकिन इसके बाद फिर ग्रीन के साइड के लोगों ने शेक्सपियर से माफ़ी मांगी थी। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन की मौत के बाद पब्लिश हुआ था, पोस्थमस, है ना। यहाँ एक चीज़ और, इस पम्फलेट ने बहुत काम किया है। बहुत काम किया मतलब है कि शेक्सपियर को फेमस करने में इसका बहुत रोल है। भाई उसको कोशिश तो थी बदनाम करने की, लेकिन बदनाम के चक्कर में उसका नाम हो गया अच्छे से। चलिए यहाँ एक और चीज़ देखिए, यूनिवर्सिटी विट्स, है ना। इसको ध्यान रखिए कि वो राइटर जो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए थे, लिटरेरी जो विद्वान थे या स्कॉलर थे, उनके समूह को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। रॉबर्ट ग्रीन उनमें से एक थे। इसके बाद लिली थे, किड थे, 5-6 लोगों का ग्रुप था ये पूरा, ठीक है। और ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये दिया था हमारे जॉर्ज सेन्सबरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी? इनमें से कौन सा वो वर्क है शेक्सपियर का जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है और जिसमें डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी, उनकी नए होने को, अकुशल होने को भी वो दिखाता है। मतलब पूरी तरह से कुशल या मैच्योर नहीं हुए थे उस वक्त जब इन्होंने ये लिखी थी। तो वो है हमारी वीनस एंड एडेनिस, और इसका जो डेट है वो है 1593, यानी बिल्कुल शुरुआती दौर की, ठीक है। इसलिए इसमें इमेच्योरिटी के साइंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी चाहें तो आप नोट कर लें कि वीनस एंड एडोनिस जो है वो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया था, जिसे सिस्टर रीमा बोला जाता है, विच इज़ अ क्वाट्रेन फॉलोड बाय ए कपलेट, जिसमें पहले 4 लाइन यानी क्वाट्रेन और उसके बाद फिर कपलेट आता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी और सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया गया है? तो वो है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। विंडसर इसका पूरा टाइटल है, इसमें आगे जो होता है विंडसर, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, ये पब्लिश कब हुआ था? 1602 में, और इसमें एक कैरेक्टर है सर जॉन फाल्स्टाफ जो 3 प्लेस में आया है। एक तो ये हो गया विंडसर, इसके बाद एक प्ले है हेनरी 4th, पार्ट 1 में भी दिखा है ये, और पार्ट 2 में भी। इनमें बाकायदा ज़िंदा हैं, हेनरी 4th के दोनों पार्ट में ये ज़िंदा हैं, लेकिन जब वो इसमें बात की गई है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, तो ये बेचारे मरे हुए ही बताए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मिसमैच है? अब चलिए सीधे बोर्ड की बात करते हैं। यूपीएससी SSB ने इसमें जो पेयर हैं, देखिए माना कौन सा है, इन्होंने सी माना है, ठीक है ना, सी माना है, लेकिन मिसमैच जो हैं वो दोनों हैं, 12th नाइट भी है और सिम्बिलियन भी है। और इसका अगर आपको सोर्स देखना है तो ये दोनों रेफरेंस दिए हुए हैं कि कौन सी किताब है, विलियम जे लॉन्ग की किताब और डेविड डेशी की किताब, पेज नंबर के साथ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल ऑफ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? शेक्सपियर ने हेनरी 4th लिखा है, हेनरी 6, हेनरी 4th लिखा है, हेनरी 8th लिखा है, हेनरी 7th नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन इज़ द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉडोर बेस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय हुम? मैकबेथ को, किसको? मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर का टाइटल कब दिया गया था और किसके द्वारा? तो जब उसने नॉर्वे को हराया था, तो ये जो टाइटल है ये किंग डंकन के द्वारा इसको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड? ये बात जो है वो मैकबेथ ने कही है। मैकबेथ ने कही है कब? आफ्टर मर्डरिंग डंकन, डंकन को मारने के बाद, कि क्या नेपच्यून के जो ओशियन है उसका जो पानी है क्या वो मेरे इन खून से रंगे हाथों को साफ कर पाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, मैकबेथ के अनुसार द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज स्लीप। मैकबेथ के हिसाब से जो ज़िंदगी में मुख्य पोषक है या जो ताकत या शक्ति देने वाला है वो कौन है भाई? स्लीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोज़लिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज गैनीमीड के रूप में, यानी गैनीमीड, और इसको कहा गया है कि वो एक अमीर रिच RICH रिच पेज गैनीमीड बन करके या उसका भेष लेती है, उसका नाम रख लेती है और उसी की तरह कपड़े पहनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया हमारा एज यू लाइक इट, शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज पेज बॉय, जिसका नाम है गैनीमीड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिपल वन, अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, व्हाट इज़ द सेवेंथ स्टेज? कह रहे हैं कि जैक्स ने एक मोनोलॉग कहा है। क्या मोनोलॉग है? ऑल द वर्ड्स आ स्टेज। इसके दो मतलब हैं कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, और एक ये मतलब भी है कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों की भी एक स्टेज है, और ये जो स्टेज है लोगों की वो 7 स्टेजेस हैं जो इसमें गिनाई गई हैं। ठीक है ना? उन 7 स्टेजेस में ये जो जैक्स है, जो ऊपर बात पूछी गई है, ये बात कर रहा है बुढ़ापे की, सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, यानी जैसे हम अपने बचपन में डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के, है ना, वैसे ही हमारा जब बुढ़ापा आता है तो हम दूसरे के डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेजेस में हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है कि हम खुद से अपने कामों को कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who utters the words cause 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 my pretty little cause? किसने कहा है? देखिए आपको एक छोटा सा ट्रिक छोटी सी ट्रिक बता दी जाए कि आप अगर इस Z पे ध्यान दीजिए, साउंड कर रहा है ज़ा का, है ना, और जिसका आंसर है उसमें भी साउंड आ रहा है ज़ा का। रोज़लिंड, ये भी ज़ा का साउंड कर रहा है। ठीक है ना? तो इससे आप ध्यान कर सकते हैं कि कॉज कॉज ज़ा आ रहा है, तो रोज़लिंड ने ये बात कही है किसमें? एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113, इन द एपिलॉग रोज़लिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू। अपने एपिलॉग में बिडिंग फेयरवेल यानी विदा लेने से पहले एक लास्ट अपील जो करती है वो ये करती है कि वहाँ पर जो लेडी या वुमेन बैठी है उनसे कहती है कि वो इस प्ले को क्या करें? पसंद करें, है ना, तालियों से इसका स्वागत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में किसने कहा? दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने कहा? बेन जॉनसन ने। ये भी वही बात है कि उसे बहुत कम लैटिन बहुत कम ग्रीक आती थी, लेकिन उसने कहाँ कहाँ से अपने प्लेस के सोर्सेज निकाले हैं, वो एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, जिसको लोग आज भी सोचते हैं कि क्या ही व्यक्ति था वो, मतलब नेचुरली था वो, उसके अंदर प्ले या ड्रामा लिखने की जो क्वालिटी थी वो नेचुरली थी। लेकिन कभी आपको अपनी तैयारी के लिए भी आप कर सकते हैं कि अगर आप PGT या किसी ऐसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू हो, तो उसमें आप हो सकता है आपसे कंपेरिजन करने को कहा जाए जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर में।
तो फिर वहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो उनको सोचने पे मजबूर करने वाला भी हो सकता है, या आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि शेक्सपियर ही सबसे महान है। जबकि अगर हम अच्छे से थोड़ा रिसर्च करें तो एक बात देखेंगे कि इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, एक हमारे हैं जॉन मिल्टन, ठीक। एक बात देखिए बड़ी क्लियर है कि जब आप किसी अच्छे काम को करना चाहते हैं, किसी महान काम को करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें जहां आपका दिमाग शांत रहे, ठीक है। तो शेक्सपियर को वो शांत माहौल मिला। क्यों? क्योंकि जो एलिज़ाबेथ का पीरियड है, एलिज़ाबेथ क्वीन का जो पीरियड है 1558 से लेकर के 1603 का, ये गोल्डन पीरियड कहलाता है, सभी को पता है ये, है ना। तो जब ये गोल्डन पीरियड कहलाता है तो मतलब एटमॉस्फेयर बिल्कुल शांत, अच्छा वातावरण था लिखने के लिए, कोई भी एक महान काम करने के लिए। लेकिन जब दूसरी तरफ आप जॉन मिल्टन को देखते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। कभी उसकी शादी, वो शादी को ख़त्म करना चाहता है। ये जब वो 17 साल की लड़की से शादी कर लेते हैं और ख़ुद 34 के थे, तो उनको लगता है कि ये कंपेटेबल नहीं है मेरे ना, मैं उसके कंपेटेबल हूँ, तो इससे अच्छा ही कि अलग हो लिया जाए। लेकिन उसमें चर्च टांग अड़ा देता है, तो फिर ये अपने डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखते हैं जो 5 हैं पूरे गिनती में। अच्छा, इससे आगे बढ़िए, फिर ये 1642 में छिड़ जाता है गृह युद्ध इंग्लैंड में, क्रॉमवेल और पार्लियामेंट के बीच। ये सीधे कहें कि राजा और क्रॉमवेल की तरफ, क्रॉमवेल के बीच में। वो 7-8 साल का बहुत कठिन समय था इंग्लैंड में। इसके बाद जब ये 1649 में कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आ गई इंग्लैंड में, क्रॉमवेल को शासन मिल गया, तो इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन 1652 में ही इनकी पहली पत्नी की डेथ हो गई। 1652 में ही ये अंधे हो गए। तो बहुत ट्रेजिडी से भरा हुआ जीवन था जॉन मिल्टन का। उसके बाद भी इन्होंने बड़े पम्फलेट, एरियोपेजिटिका ले लीजिए, ऑफ एजुकेशन ले लीजिए, और फिर इनका जो मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट, अंधे होने के बाद लिखा है। तो ये चैलेंजिंग फैक्ट हैं जो शेक्सपियर को चैलेंज कर सकते हैं। सोचिएगा, आप भी रिसर्च करिएगा थोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हो गया इसका, देखते हैं। इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पिरो इज़ द ड्यूक ऑफ, अभी तो पढ़ा भी नहीं है अपन ने। कह रहे हैं कि ये जो प्ले है द टेम्पेस्ट, इसमें प्रोस्पिरो कहाँ के ड्यूक थे? तो मिलान के ड्यूक थे। लेकिन इनके भाई एंटोनियो ने इनको क्या किया था? अपने उस थ्रोन से, सिंहासन से मार भगाया था। तब ये जाकर के वो आइलैंड में रुके थे अपनी 12 साल की बेटी को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज़ अ सोल ऑफ गुडनेस इन ऑल थिंग्स एविल वुड मेन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट। देखिए, देयर इज़ अ सोल ऑफ गुडनेस, अच्छाई होती ही है इन थिंग्स एविल, चाहे वो चीज़ें बुरी हों उनमें भी। वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, अगर मनुष्य चाहे तो उसको ऑब्जर्व करके आसानी से देख सकता है, उसे निकाल सकता है। बड़ी अच्छी बात है। और ये कही किसने है? शेक्सपियर ने कही है। 116 का आंसर जो है वो है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया हमारा, ये पूरा दिया है, देयर इज सोल डिस्टिल इट आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 117 पे पहुंच गए हैं अपन। इन विच प्ले, ये इन होगा, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने मार्लोव को डेड शेफर्ड के तौर पर ट्रिब्यूट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, हु अटर्ड दीज लाइन्स। ये जो है वो ग्लॉसेस्टर की लाइन है किंग लियर में। और ये कहने का क्या मतलब है कि क्या जैसे मक्खियाँ होती हैं शरारती या शैतान बच्चों लड़कों के लिए, आर वी टू द गॉड्स, हम भी वैसे ही हैं भगवान के लिए। यहाँ पर भगवान नहीं है, यहाँ पर देवता है, ऐसा लगा हुआ तो जी स्मॉल होगा। गॉड्स, क्या हम भी देवताओं के लिए वैसे ही हैं? दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो खेल खेल में या अपने खेल मनोरंजन के लिए हमें मार देते हैं। अच्छी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 क्वेश्चन है। 17, 18 हो गया, ठीक है। 19 में आ जाइए, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और
चलिए अब ठीक है। 19 हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। देखिए ये जो हिज दिया है और जो ही दिया है ये दोनों हमारे आए हैं किसके लिए? शेक्सपियर के लिए। ठीक है, ये किसने कहा था शेक्सपियर के लिए? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। करें कि वो अपने प्ले के लिए रोमन किंग या रोमन्स को ज़रूर ले आता है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका एप्टीट्यूड है, वो पूरा मनुष्य पर निर्भर है। यानी वो सिर्फ मनुष्य के बारे में ही सोचता है, चाहे वो रोमन हो या कोई किंग हो, उसके अंदर वो मानव के गुण या अवगुण खोज ही लेता है। ये रिमार्क है किसका? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल? ये भी ड्राइडन का ही तथ्य है या कोटेशन है, और इसमें इन्होंने कहा है एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी में जॉन ड्राइडन ने ये बात कही कि शेक्सपियर के पास सबसे बड़ा दिल है। पूरे इतिहास के जितने भी अब तक लिटरेरी फिगर हुए हैं उनमें से। अच्छा देखिए आगे ब्लैंक है, उसको फिल करना है अपने को। इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हेमलेट जर्ट्रूड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 122 द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स और स्टोरीज? इसकी प्लॉट या स्टोरी क्या है कॉमेडी ऑफ एरर की? चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 के ऑप्शन क्या है वो मिल जाएंगे अपने को। ऑप्शन है ट्विन ब्रदर्स, यही इसका आंसर है। दो भाई हैं, कौन कौन है? एंटीफोलस ऑफ इफिसस और एंटीफोलस ऑफ साइरेकस। ठीक, ये दो भाई हैं, इन्हीं दो ट्विन ब्रदर्स की इसमें थीम ली गई है। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज़? कहें कि वो प्ले या वो ड्रामा बताइए जो डार्केस्ट हो। किनमें से? डार्क कॉमेडी में। खतरनाक ड्रामा होगा यार, मेजर फॉर मेजर। चलिए मेजर फॉर मेजर है, उसके बारे में कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। मेजर फॉर मेजर इज़ नोन, मेजर फॉर मेजर जाना जाता है एज द डार्केस्ट ऑफ डार्क कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक, वही हो गया। सेटिंग ऑफ द प्लेस वेनिस, ठीक है, वेनिस में है इसकी। और इसके जो कैरेक्टर हैं इज़ाबेला है, एंजेलो है, एस्केलस है, ड्यूक उनसेंशियो है। ये प्ले के कैरेक्टर, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल एज अ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक तो चीज़ अपन देख ही लें। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इसकी जो सेटिंग है वो विलियम, सेटिंग ऑफ दिस प्ले इज़ रोजेलिन, पेरिस, फ्लोरेंस एंड मर्सिलेस। सोर्स ऑफ दिस प्ले जियोवानी बोकेचियोस डेकेमेरॉन। देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट छूट जाता अभी। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल का जो सोर्स है वो डेकेमेरॉन है। डेकेमेरॉन किसकी? बोकेचियो की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री में? डेनमार्क है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क कहा ही गया है उसको, ये लिखा हुआ है। हेमलेट वॉज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। सेटिंग भी वही होगी इसकी। चलिए 125 हो गए, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया हो। कुछ बीच बीच में गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए सॉरी, और कमेंट में बता दिया कीजिए कि कहाँ पे हम और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।